मेरा नाम विकास चौहान है। आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल स्टडी जोन पे। तो आज का जो टॉपिक कवर होगा इस वीडियो में क्या होगा कि हम ये पढ़ेंगे व्हाई वी नीड अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। हम खुश थे भैया कि हमारे पास क्या था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था हमारे पास ग्लूकोज का सिंपल, हम खुश थे उससे। व्हाई वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम आज ये पढ़ेंगे, ठीक है। और हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अल्फा, जो हमने दो फॉर्म निकाली थी, कौन सी फॉर्म निकाली थी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही कवर होगा। तो हम क्या, सबसे पहला हमारा टॉप क्या क्या रहेगा टॉपिक, व्हाई वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या रहेगा, व्हाई वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि आखिरकार हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। देखो, जो हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था ना, पहले मैं वो बना के दिखाता हूं। जो हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था वो ऐसे था, है ना, ये ऐसे, और CHO OH H OH H OH OH H H, ये तो पता होगा ना कि 5 इसमें क्या होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर था हमारा, यानी किसका स्ट्रक्चर था, ये डी ग्लूकोज का, ठीक है। मैं सारा कंसेप्ट यहाँ समझाऊंगा, ध्यान रखना ये कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। देखो हार्ड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ साइक्लिक का, या सिंपल मैं ऐसे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या था हमारा, कार्बन 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 कार्बन, 3 3 6, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या था, ये ऑक्सीजन अटैच था इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे S था, और यहाँ पे क्या था, OH था। OH को इधर ले लो, इधर ले लो, बात एक है, ठीक है। वो हमें अलग अलग फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, OH H OH H OH H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH। तो देखो कंसेप्ट पकड़ना, ठीक है। तो हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, देखो बच्चों, इसमें होता है एक चीज आती है, ठीक है, कि जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, वो क्या नहीं समझा पाया, वो कई सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या था कि ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4 DNP टेस्ट, यानी कि हमारा ग्लूकोज कभी भी 2,4 DNP टेस्ट शो नहीं करता है ना। और ना ही शिप्स बेस टेस्ट, और ना ही NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट देता है, यानी कि NaHSO3 के साथ रिएक्ट करके हमारा ग्लूकोज ना ही क्या देता है, एडिशन प्रोडक्ट देता है, और ना 2,4 DNP टेस्ट देता है हमारा, और ना क्या देता है, शिप्स बेस टेस्ट। यानी कि मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखूं कि पहली प्रॉपर्टी, है ना, कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमारा क्या नहीं समझा पाया। देखो पहला चीज क्या नहीं समझा पाया, स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज क्या नहीं समझा पाया, ये नहीं समझा पाया कि ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4 DNP टेस्ट, है ना। और क्या नहीं समझा पाया, शिप्स बेस टेस्ट, है ना। और एक आता है यहीं पे पॉइंट की NaHSO3 के साथ रिएक्शन होता है उसके साथ, तो कोई भी एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता, यानी कि उसका उसके साथ रिएक्शन होता ही नहीं है, यानी कि डज नॉट शो 2,4 DNP टेस्ट, शिप्स बेस टेस्ट, है ना। अब क्या नहीं समझा पाया, ये नहीं समझा पाया हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये नहीं बता पाया कि आखिरकार ग्लूकोज हमारा 2,4 DNP टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, बल्कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ने बेहतरीन समझाया, बिल्कुल अच्छी तरह समझाया, है ना। DNP टेस्ट क्या होता है, 2,4 DNP टेस्ट, DNP की सबसे पहले फुल फॉर्म लिखो। DNP की फुल फॉर्म क्या होती है, DNP की फुल फॉर्म होती है डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फुल फॉर्म लिख लो, क्या होती है DNP की, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं 2,4 DNP टेस्ट का, तो इसमें क्या होते हैं, दो तो हमारा नाइट्रो ग्रुप होते हैं, और एक NH और एक NH2, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं किसका, 2,4 DNP का, यानी कि हम 2,4 DNP का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है ये,
ठीक है, और यहाँ पे एक नाइट्रो जुड़ जाता है और एक यहाँ पे नाइट्रो जुड़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ये है ना, बाकी तो सेम ऐसे ही रहता है। तो ये क्या होता है हमारा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। डीएनपी की फुल फॉर्म जो होती है ना डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है ना, डीएनपी का 2,4 डीएनपी का स्ट्रक्चर ये होता है। यानी कि हमारा 2,4 डीएनपी किसके साथ नहीं रिएक्ट कर पाया, किसके साथ, और ध्यान रखना एक चीज का ध्यान रखना, जो डीएनपी टेस्ट देते हैं ना वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, और ग्लूकोज हमें पता है कि उसके एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो दरअसल तो देना चाहिए उसको, लेकिन नहीं दे रहा था वो। यानी कि जब हम उसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, यानी कि एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे थे, RCHO के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, तो इसको कम से कम रेड, ऑरेंज, येलो, है ना, इसमें से कोई ना कोई कलर वाला सॉल्यूशन देना चाहिए था उसको, है ना। यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही देता है हमारा, है ना। अब ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है ग्रुप, तो उसको तो भैया 2,4 डीएनपी टेस्ट देना चाहिए था, है ना। यानी कि उसको या फिर रेड या ऑरेंज या फिर येलो कोई सा भी सॉल्यूशन बनाना चाहिए था उसके साथ रिएक्ट कर, किसके साथ, 2,4 डीएनपी के साथ, लेकिन वो नहीं दे रहा था, है ना। अब वो क्यों नहीं दे रहा था हमें ये भी समझना था, है ना। तो हमने जब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर उठाया ग्लूकोज का, तो हमने यहां से समझने की कोशिश करी कि ग्लूकोज आखिरकार 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं दे रहा, है ना। हमने ये समझने की कोशिश करी कि वो 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं दे रहा हमारा स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज, पता है वो क्यों नहीं दे रहा था, है ना। यहां से हमारा समझ में नहीं आ रहा था, है ना। जब हमने स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज उठाई तो हमारा यहां से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एल्डिहाइड के पास ऑक्सीजन है भैया, ये तो फ्री है, ये फ्री है, तो भैया इसको तो रिएक्ट करना चाहिए, इसके साथ रिएक्ट करना चाहिए 2,4 डीएनपी के साथ। जब इसको ऑक्सीजन फ्री है तो इसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन करा नहीं। ये यानी कि ये जो है ये कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन यहां से कुछ पता ही चल रहा हमें, है ना। तो हमने क्या बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए ही बनाया ताकि हम पता कर सके आखिरकार ग्लूकोज 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए हमने क्या निकाला, इसलिए हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज निकाला। यहां से देखो, यहां से अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन बिजी है रिंग के स्ट्रक्चर में, है ना। रिंग के स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा ऑक्सीजन बिजी है, यानी कि ये कार्बन इस कार्बन को जोड़ने में बिजी है। तो भैया जब ये बिजी है तो ये काम कैसे कर लेगा ये, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे बिजी थी। यहां से पता चल रहा है सीधा कि यहाँ पे ऑक्सीजन इन दो के बॉन्ड के फॉर्मेशन में बिजी है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट चेन ऑफ स्ट्रक्चर में देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन में कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये आखिरकार ये बिजी है या नहीं है। और हमें पता है कि ग्लूकोज 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, इसका कारण ये है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन और कार्बन के बॉन्ड बनाने में क्या है, बिजी है। ये फ्री नहीं है कि इसके साथ रिएक्ट कर जाए, है ना। यानी कि इसके साथ H2 के साथ वो पानी निकल जाए और ये बना के कोई सॉल्यूशन दे दे, रेड, ऑरेंज या फिर येलो। नहीं, ऑक्सीजन फ्री नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये ग्लूकोज जो है हमारा 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। दोबारा समझना, 2,4 डीएनपी टेस्ट के लिए यानी कि हमने पढ़ा कि पहली प्रॉपर्टी यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारा स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज था वो कुछ प्रॉपर्टी नहीं समझा पा रहा था, जैसे कि ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4 डीएनपी टेस्ट। अब क्यों नहीं दे रहा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं दे रहा, है ना। डीएनपी टेस्ट तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई सा भी दे सकता है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन तब भी वो 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है। हमारा सिंपल स्ट्रक्चर से ग्लूकोज के हमें पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं दे रहा, इसलिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी ताकि हम समझ सकें कि ये 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है। और डीएनपी दोबारा समझना, फुल फॉर्म डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। और हमने दूसरी बात क्या करी थी, ग्लूकोज डज नॉट शो सिप्स बेस टेस्ट। सिप्स बेस टेस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा होता है, बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहीं भी डाल लेना आ जाएगा सिप्स बेस टेस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है। हाँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि सिप्स बेस टेस्ट क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है उसका, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता। जैसे कि डीएनपी टेस्ट का कलर होता है रेड, ऑरेंज, येलो, लेकिन वो कलरलेस होता है सिप्स बेस टेस्ट में, है ना। सिप्स बेस टेस्ट में क्या होता है, वो कलरलेस होता है हमारा, है ना, कलरलेस होता है। लेकिन जब वो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी कि जब वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर देना चाहिए था उसको, रेड सॉल्यूशन देना चाहिए था। कलरलेस था लेकिन रेड सॉल्यूशन देना चाहिए था, लेकिन उसने तब भी रेड सॉल्यूशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा, वो रिएक्ट ही नहीं करा उसके साथ सिप्स बेस टेस्ट में।
सिप्स बेस टेस्ट करा हमने, कलरलेस सॉल्यूशन लिया सिप्स बेस टेस्ट का, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराया, भैया उसने तो कुछ दिया ही नहीं, रेड कलर दिया ही नहीं, है ना। सिप्स बेस टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर उतार लेना जरा से कोने में कि सिप्स बेस टेस्ट में क्या होता है, कि सिप्स बेस टेस्ट में क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसका रंग कोई नहीं होता सिप्स बेस टेस्ट में। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन बनता है, तो ये कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। ये बना पूछ सकता है ना कि ये रेड कलर देता है, तो कौन सा सिप्स बेस टेस्ट देता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसका, कलरलेस होता है सिप्स बेस टेस्ट में। सिप्स जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या देता है, वो हमारा देता है रेड कलर। लेकिन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करा जब उसने, तो उसने कोई कलर ही नहीं दिया। वाह, क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या था, बिजी था बॉन्ड के फॉर्मेशन में, कार्बन के बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन बिजी था। और वो कहां से पता चल रहा है हमारा, वो हमारा पता चल रहा है केवल और केवल यहां से। कहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। साफ दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन बिजी है, लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही चल रहा कि ऑक्सीजन बिजी है या नहीं, यहाँ तो फ्री दिख रहा है ना, इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर आया। अब समझ आया, बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, मुझे यकीन है, बहुत मेहनत लगाई मैंने इसमें, समझ में तो आ गया होगा, है ना। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी समझा नहीं पाया, वो कौन सी थी, पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म ऑक्साइन। ऑक्साइन का ध्यान रखना, उसमें भी आएगा हमारा जो वो होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें भी ऑक्साइन के बारे में आएगा, वहां ही पढ़ोगे तुम, है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि वो क्या नहीं दे पाया, है ना, कि ग्लूकोज हमारा पेंटाएसिटेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया और ना उसने ऑक्साइन दिया। बल्कि हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है जो पेंटाएसिटेट होता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है NH2OH के साथ, है ना, NH2OH के साथ रिएक्ट करना चाहिए। पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH टू गिव ऑक्साइन, यानी कि NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करा पेंटाएसिटेट और ना ही उसने ऑक्साइन दिया, है ना। और अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें, स्ट्रेट चेन क्या करता है, NH2OH के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइन भी देता है। तो ये कंडीशंस थी, क्या आखिरी कंडीशन क्या थी, आखिरी कंडीशन ये थी सेकंड वाली प्रॉपर्टी कि पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाया वो, NH2OH, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन भी कहते हैं इसे हम, NH2OH को, NH2OH टू गिव ऑक्साइन, यानी कि वो नहीं दे पाया ऑक्साइन। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि भैया ये तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है ना। यानी कि यहां पर भी क्या है, ऑक्सीजन बिजी है, इसलिए NH2OH के साथ वो रिएक्ट नहीं करा, है ना। अब समझ आया कि आखिरकार ये सब टेस्ट क्यों नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा फ्री नहीं था, साइक्लिक स्ट्रक्चर से देखा तो हमने, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यही कारण है कि हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आया, ताकि समझा सकें कि वो 2,4-DNP टेस्ट क्यों नहीं दे रहा, सिर्फ बेस टेस्ट क्यों नहीं दे रहा, NH2OH के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइन क्यों नहीं बना रहा पेंटाएसिटेट। ये सब समझने के लिए हमारे पास क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वहां से आए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी मैंने क्या बताया था कि अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अल्फा बीटा फॉर्म पढ़ी थी हमने ग्लूकोज की, तो उन दो में डिफरेंस पढ़ेंगे अभी हम। तो इसको जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है। और अगर ना समझ में आए, फिर भी एक बहुत बार समझाया, अगर ना समझ में आए तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, जो पार्ट नहीं समझ में आया, ठीक है, हम उसको समझाएंगे। तो अभी इसको नोट डाउन करो, मैं भी वो लेके आया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा में क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे हम, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है अल्फा और बीटा फॉर्म में, है ना। अल्फा और बीटा फॉर्म में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है, और मैंने ये भी बता रखा है कि बीटा फॉर्म जो होती है ग्लूकोज की वो सबसे स्टेबल होती है, ध्यान रखना, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। सबसे पहले डिफरेंस किस में आएगा, मेल्टिंग पॉइंट में आएगा, उतार लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में आएगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो ध्यान रखना जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अल्फा का वो कितना होता है, 419 केल्विन होता है। ध्यान रखना जो अल्फा जो फॉर्म होती है ग्लूकोज का, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 419 केल्विन, है ना। और इसका कितना होता है, इसका होता है 423 केल्विन। बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 423, अल्फा फॉर्म का कितना होता है, 419। तो यानी कि तुमने यहां से क्या देखा कि 423 जो उसका मेल्टिंग पॉइंट था ज्यादा है बीटा फॉर्म का ग्लूकोज के, यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अल्फा, है ना।
अब आगे क्या आएगा, आगे है प्रिपरेशन के ऊपर कि ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है ना, अल्फा और बीटा फॉर्म कैसे प्रिपरेशन होती है। देखो जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं किसका, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का, देखो तुम क्या लो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लो ग्लूकोज का, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर दो, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे उसको क्या कर दो, उसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका क्रिस्टलाइजेशन कर दो, यानी कि हमें कैसे मिलता है अल्फा बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है ना, बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है ना एट 30 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जब करते हैं, ठीक है। और यहां पे देखो ये कब मिलता है हमें, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं किसका, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 98 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब हम 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर या तापमान पे, 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं किसका, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का, तब हमें अल्फा फॉर्म मिलती है। और जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ग्लूकोज के सॉल्यूशन के, हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का, कितने तापमान पे, 98 तापमान पे, 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तब हमें बीटा फॉर्म मिलती है ना। ये दो डिफरेंस होते हैं, मेजर डिफरेंस अल्फा और बीटा फॉर्म में। और ध्यान रखना एक चीज का, स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा, बीटा एज कंपेयर टू अल्फा है ना। और ध्यान रखना अल्फा एंड बीटा ये अलग है, यहां पे उतार लेना कोने में जरा सा, याद रखना बस से कि अल्फा एंड बीटा आर इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म, अल्फा एंड बीटा आर इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म, यानी कि अल्फा से बीटा पाया जा सकता है, बीटा से अल्फा बाय चेंजिंग द स्टीरियो है ना। तो अल्फा एंड बीटा आता है इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म है ना, समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप बता देता हूँ क्या पढ़ा हमने इस पूरी वीडियो में। हमने इस पूरी वीडियो में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाई वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर, हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमें जरूरत इसलिए पड़ी ताकि वो क्या समझा पाए, 2,4 डीएनपी टेस्ट आखिरकार ग्लूकोज क्यों नहीं दे रहा है, सिर्फ बेस टेस्ट वो क्यों नहीं दे रहा है, NaHSO3 के साथ रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट क्यों नहीं दे रहा है वो, है ना। और ताकि हम ये समझ पाए कि ग्लूकोज पेंटा, ताकि हम समझ पाए कि पेंटा एसीटेट पेंटा एसीटेट NH2OH के साथ रिएक्ट करके हमें ऑक्साइड क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा आखिरकार, इसलिए आया था वो साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर हमने क्या पढ़ा, अल्फा और बीटा फॉर्म में डिफरेंस है ना, अल्फा और बीटा फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है और क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस और कितना प्रिपरेशन का डिफरेंस होता है ना। वो कैसे प्रिपेयर होता है, बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और वो कैसे प्रिपेयर होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और दोनों में एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड एट 98 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। और ये दोनों फॉर्म क्या होती है, इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म होती है ना। आई होप गाइस कि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आया हो, है ना, पूरी कोशिश थी मेरी, है ना गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट, share and subscribe as you can. Thank you guys, all the very best and keep learning.